Hello, good evening to everybody. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं होगी अगर एग्जाम आने वाला है। तो एक बार सबका स्वागत है टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना डावर एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू द क्लास। तो आई होप वीवीपी फाइन एंड ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके। So I would request each one of you to ask your friends also to join for the session. अगर आपका कोई फ्रेंड मिसिंग है, अभी आपको नहीं दिख रहा क्लास में, तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि आज एक छोटा सा वीडियो मैम शेयर कर रही है। तो एक छोटा सा स्मॉल सेशन रहेगा आज डिफेंस मैकेनिज्म पर। सो आई होप जल्दी से ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने, और जिन्होंने नहीं किया आप उन्हें भी कह दीजिए कि वो लोग भी जल्दी से सेशन को कर लेंगे ज्वाइन। ओके, चलिए। तो आई होप आप लोग जानते ही हैं क्लास के टाइमिंग्स क्या है। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लासेस रहती हैं, 6 बजे क्लास होती है। ठीक है, फ्री क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे रहती है। 11 बजे वाली क्लास आपकी टेक्स्ट बुक की ऐप पर होती है और 6 बजे वाली क्लास आपकी यूट्यूब पर होती है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं तो डायरेक्टली आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज के टॉपिक में से कंफर्म क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि टॉपिक का नाम है डिफेंस मैकेनिज्म्स। जानेंगे आज हम फ्रॉइड के द्वारा दी गई टर्म यूज की गई डिफेंस मैकेनिज्म से, फ्रॉइडियन डिफेंस मैकेनिज्म। चलिए, तो स्कैन कर लीजिए इस क्यूआर कोड को, बिकॉज आपको सारे पीडीएफ यहीं पर शेयर करे जा रहे हैं। तो आई होप आपने अभी तक वो एनईपी 20 का जो पीडीएफ शेयर किया था वो आपने रिसीव कर लिया, और बाकी भी जितने भी पीडीएफ है वो सब आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो स्कैन कर लीजिए इस क्यूआर कोड को और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली एडुकेशन बाय डॉक्टर हिना लिखकर भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारे अपडेट, सारे पीडीएफ, सब कुछ आपको टेलीग्राम में ही शेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स, जेआरएफ बूस्टर कोर्स एक कंफर्म कोर्स है जो कि आपको जेआरएफ दिलवाएगा ही दिलवाएगा। और प्लस पॉइंट ये है, जब आप बूस्टर कोर्स परचेज करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली कंप्लीट कोर्स भी मिल जाता है। और बूस्टर कोर्स पूरा का पूरा लाइव है, जहां पर हम आपको ऑलमोस्ट 1200 क्वेश्चन से ज्यादा कवर करा देंगे एग्जाम के लिए। साथ में एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, और 30 से ज्यादा क्लासेस है, यानी नवंबर एंड तक आपका बूस्टर कोर्स चलेगा, जिसमें 10 के 10 यूनिट्स कवर किए जाएंगे, वो भी आप लोगों के साथ लाइव। और आप लोग जो नोट्स और पीडीएफ के लिए इतना परेशान होते हो, वो अगर आप बिल्कुल परेशान नहीं होगे, अगर आपने ये बुक परचेज कर लिया है, ये बुक आपको नेट में काम आएगा, ये बुक आपको सेट की प्रिपरेशन के लिए काम आएगा, पीएचडी की प्रिपरेशन के लिए काम आएगा, सीयूईटी के पीएचडी एग्जाम के लिए काम आएगा, यूपीपीएससी एग्जाम के लिए काम आएगा, यूपीएचईएससी एग्जाम के लिए काम आएगा, ओडिशा के एसएसबी एग्जाम के लिए काम आएगा। ऑल इन वन बुक है ये। इसके ये ले लिया तो नोट्स और पीडीएफ में पूरी लाइफ लॉन्ग आप ये बुक रेफर करने वाले। जब आप खुद एक टीचर एडुकेटर बन जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, आई एम टेलिंग यू, आप इस बुक को रेगुलरली रेफर करोगे। और अगर ये बुक है तो कोई नोट्स, कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं है। एंड कल संडे है, भूलिएगा मत मेरे साथ जुड़ना 12 बजे। कहां पर? यूट्यूब पर, जहां हम लेने वाले हैं एक सॉलिड मैराथन। 100 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ, वो भी एक ऐसा मॉक टेस्ट जो एनटीए के द्वारा ही पाया गया है। एनटीए के चैनल के जरिए ही हमने डाउनलोड किया है इस मॉक टेस्ट को। एक ऐसा मॉक टेस्ट जहां से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस 100 नहीं 1000% श्योर है। तो क्या आप ऐसा मॉक टेस्ट मिस करने की गलती करोगे? क्या आप ऐसे सॉलिड क्वेश्चंस मिस करने की गलती करोगे? मुझे लगता है शायद कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा। तो कल 12 बजे एक बार जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, कल कौन कौन बच्चा 12 बजे मुझे जुड़ रहा है यूट्यूब पर फॉर द सॉलिड 100 क्वेश्चंस। सो कम ऑन एवरीबॉडी, राइट डाउन कौन कौन जुड़ने वाला है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो कल मेरे साथ ना जुड़े। 12 बजे कहां पर? यूट्यूब पर, जहां हम करेंगे सॉलिड 100 क्वेश्चंस। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर डिफेंस मैकेनिज्म।
डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि आपके रक्षा तंत्र, ये होते क्या है? व्हाट आर दीज डिफेंस मैकेनिज्म? डिफेंस मतलब आपकी रक्षा करना, और आपकी रक्षा किससे कर रहे हैं? एंजाइटी से। आपकी रक्षा किससे कर रहे हैं? चिंता से। आपकी रक्षा किससे कर रहे हैं? परेशानी से, टेंशन से। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी रक्षा कर रहे हैं, जो चिंताओं से अपनी रक्षा कर रहे हैं, खतरों से अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपनी सोच से अपनी रक्षा कर रहे हैं। So you are protecting yourself from the feelings of anxiety, from the threats of self-esteem. जहां आप अपने आप को सेव करते हैं उस हर एक बुरे, उस टेंशन भरे ख्याल से जो आपको परेशानी दे रहा है। यानी अभी आप लोग भी रात को सोते होंगे, आपको एक खौफ लगता होगा, सोचते होंगे कि यार मेरा जीआरएफ होगा या नहीं, मैंने इतना पढ़ लिया, पता नहीं होगा या नहीं। फिर आप ये सोचते होंगे यार मेरे दोस्त का हो गया, तो फिर सोचते होंगे अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा से तैयारी करनी है, और एकदम आप घबरा जाते होंगे कि यार नहीं, दोबारा तैयारी नहीं। उस समय हम अपने आप को क्या कहते हैं? छोड़ो यार, जो भी है मैं देख लूंगा जो होगा। उस समय आप अपने आप को इस थॉट से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, और जब आप उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो तो जो भी पॉजिटिव सोच आप लाते हो या जो भी ख्याल आप लेके आते हो, उसे बोला जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। और ये जो टर्म है सबसे पहली बार यूज करी थी किसने? सिगमेंड फ्रॉइड ने। किसने यूज करी थी? सिगमेंड फ्रॉइड ने। और क्यों यूज करी थी? ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाए टुवर्ड्स मेंटल होम्योस्टैटिस, मानसिक होम्योस्टैटिस। इसका क्या मीनिंग होता है? आप अपने दिमाग में एक बैलेंस वाली स्थिति लाने की कोशिश करते हो, अपने आप को हर नेगेटिव और टेंशन के थॉट से फ्री करने की कोशिश करते हो। आप प्रोटेक्ट करते हो अपने कॉन्शियस माइंड को हर तरह के टेंशन भरे थिंग से, ताकि आप अचीव कर पाओ मेंटल होमोस्टैसिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है? आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से रिलेटेड हर एक थॉट से। और अब सवाल आता है ये करते कैसे हो? ध्यान से सुनिएगा, अब क्वेश्चन आता है आप ये करते कैसे, और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डिफेंस मैकेनिज्म आपकी ईगो यूज करती है। ईगो मतलब जो आपको रियलिटी के बारे में बताता है। सुपर ईगो का काम क्या है? आपको मॉरल वैल्यूज के बारे में बताता है। और आईडी का काम क्या है? आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, आपकी इच्छाएं। तो इच्छा, आईडी और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस कौन मेंटेन करता है? ईगो, आपकी रियलिटी। जब आपके दिमाग में सोच आती है पता नहीं यार मेरा जीआरएफ होगा या नहीं, उस समय आप अपने आप को कॉन्शियस, अपने आप को बोलते हो स्टॉप, और आगे नहीं सोचना, कोई नेगेटिव ख्याल नहीं। यानी ईगो सामने आती है। ईगो कहती है मुझे रियलिटी से मतलब है, आज में जियो, आज मैं तैयारी कर सकता हूँ, इस पर फोकस करो। और ईगो इसको यूज कैसे करती है? अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली। क्योंकि अगर आपको पता होगा ये चीज गलत है तो आप वो करोगे ही क्यों? तो आप अपने आप को टेंशन से बचाने के लिए कोई भी दूसरा थॉट लाते हो, एकदम से वो होता है अनकॉन्शियसली। तो ईगो यूज करती है डिफेंस मैकेनिज्म इन एन अनकॉन्शियस वे। देखो लिखा है दीज आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। आप किसी भी तरीके से अपने आप को टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से फ्री करना चाहते हो। फ्री कैसे करते हो? अनकॉन्शियसली। अगर कॉन्शियसली करोगे तो आप स्ट्रेस आने ही नहीं दोगे, लेकिन स्ट्रेस आ रहा है, किसी भी तरीके से स्ट्रेस को दूर करना है, आपको पता ही नहीं क्या करना है, कुछ भी रैंडमली आप फॉलो कर रहे हो, किसी भी तरीके से स्ट्रेस चला जाए, इसलिए अनकॉन्शियसली। क्लियर? क्लियर? अचेतन, जिसको आप बोलते हो अचेतन, अनकॉन्शियसली। और ये यूज कौन करता है? ईगो। ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, अनकॉन्शियसली, बाय ईगो। ये दो वर्ड्स आप एग्जाम में भूलने की गलती नहीं कर सकते। कौन यूज करता है ईगो? कैसे यूज करता है? अनकॉन्शियसली, अचेतन मनोविज्ञान प्रक्रिया। आई होप यहां तक सब बच्चों को हर चीज एक एक पॉइंट क्लियर होगा।
और क्यों किया जाता है? ताकि आप अचीव कर सको मेंटल होम्योस्टैसिस, दैट इज मानसिक स्थिति की स्टेबल। होम्योस्टैटिस मींस एक स्टेबल पोजीशन। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा तंत्र के प्रकार। पहला है रिप्रेशन, जिसको आप कहते हो दमन। इसका कीवर्ड क्या है? री प्लस प्रेस। प्रेस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को दबाना। और आप किसको दबाते हो? अनकॉन्शियसली आप किसको दबाने की कोशिश करते हो? उन थॉट्स को जो आपको टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस देते हैं। यानी जो भी थॉट आपको टेंशन, चिंता दे रहा है, आप उसे दबाने की कोशिश करते हो बाय द अनकॉन्शियस माइंड। यानी जब आपके मन में आधी रात को ख्याल आता है कि मेरा जीआरएफ नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, आप उस समय क्या करते हो? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना। और आप क्या करते हो? उसको दबाने की कोशिश करते हो, आप उस थॉट को हटाने की कोशिश करते हो। क्लियर? तो रिप्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को दबाना इन दी अनकॉन्शियस माइंड। आप चाहते ही नहीं वो थॉट आपके दिमाग में, नहीं मुझे सोचना ही नहीं जीआरएफ का क्या होगा, नहीं मुझे नहीं सोचना। रिप्रेशन, आप उसको दबा रहे, दमन। रैशनलाइजेशन, जिसको आप बोलते हो युक्तिकरण। रैशनलाइजेशन का कीवर्ड है जस्टिफिकेशन, यानी तार्किक कारण देना। आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। एग्जाम्पल, मेरा जेआरएफ इसलिए क्रैक नहीं हुआ क्योंकि पेपर ही डिफिकल्ट था, नहीं तो मैं क्रैक कर लेता। यानी मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती एग्जामिनर की है, उसने पेपर ही डिफिकल्ट बना। इस बार का पेपर यार 2023 के मार्च और जून से भी डिफिकल्ट है, मैं क्या करूं? हमारी किस्मत ही खराब थी। रैशनलाइजेशन है, आप सारा दोष एग्जामिनर पे डालो, भाई इसकी गलती है। मेरा पेपर इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मेरा पेन ही नहीं चल रहा था। क्लियर टू एवरीवन? जस्टिफिकेशन मींस तार्किक कारण देने की कोशिश करते हो, खुद को सही ठहराते हो और दोष किसी और पे डालते हो। थर्ड इज रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया गठन। प्रतिक्रिया गठन, रिएक्शन फॉर्मेशन का कीवर्ड है ऑपोजिट। जो चीज आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली आ रही है, अनकॉन्शियसली मींस एकदम आ रहा है, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या करते हो? उसका उल्टा करना शुरू करते हो। तो आप क्या करते हो? उसका ऑपोजिट करने की कोशिश करते हो। अनकॉन्शियस प्रिंसिपल का ऑपोजिट यानी कॉन्शियसली कुछ और करना शुरू कर देते हो। यानी इसका कीवर्ड याद रखना, ऑपोजिट। इसका विपरीत करते हो। एक लड़का एक लड़की को बहुत पसंद करता है। मान लीजिए राम जी जो है वो सीता को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, अब ये थॉट राम जी चाहते हैं उनके माइंड से डिसअपियर हो जाए, वो इस बारे में नहीं सोचना चाहते। अब वो पता है क्या करेंगे? सीता के साथ लड़ना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए वो ऑपोजिट बिहेव करना शुरू करते हैं। सो आप उस थॉट को हटाने के लिए उसका उल्टा करना स्टार्ट कर रहे हो, यानी आप प्यार करते हो, उसको छुपाने के लिए आप कह रहे हो लड़ना शुरू कर। सो ऑपोजिट क्या होता है? अनकॉन्शियस का कॉन्शियस, यानी जो थॉट आ रहा होता है उसका उल्टा करते हो। क्लियर? कीवर्ड इज ऑपोजिट, भूलना मत एग्जाम में। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह। गुस्सा आ रहा था बॉस पर, निकाल दिया अपने बच्चे पर। गुस्सा आ रहा था बॉस पर, निकाल दिया अपने बच्चे पर। ठीक है, गलत बात है ना लेकिन ये। और इसी का भाई है सब्लिमेशन, यानी एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह पे निकालना। फर्क क्या है? इन दी एक्सेप्टेबल पे। एस फॉर सब्लिमेशन, एस फॉर सोशल। यानी गुस्सा आ रहा था बॉस पर, निकाल दिया बच्चे पे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये गलत बात है। गुस्सा आ रहा था बॉस पर और आपने घर जाके बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, ये क्या है? एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह पे निकाला, लेकिन अच्छे तरीके से, एक्सेप्टेबल वे में।
गुस्सा आ रहा था बॉस पे, पार्क में जाके बहुत तेज रनिंग करनी शुरू कर दी, ये अच्छी बात है, सोशली एक्सेप्टेबल। यानी आप कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालो, लेकिन सही तरीके से। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट और सब्लिमेशन का डिफरेंस क्लियर? डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह, सब्लिमेशन का मतलब एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह पर, लेकिन सही तरीके से। डिस्प्लेसमेंट में वो गलत तरीका भी हो सकता है, सब्लिमेशन में वो सही ढंग। क्लियर? नेक्स्ट इज डिनायल, मना कर देना। डिनायल मीन्स मना कर देना, सीधी बात, साफ मना कर दिया। भाई सिगरेट पीने की डिब्बी में लिखा है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, बट ये मेरे साथ नहीं। आपको पता है कि अगर आप किसी का रेप करते हो आपको सजा मिलती है, लेकिन आप फिर भी, कोई एक इंसान इतनी सजा होने के बावजूद भी वो गलत काम कर देता है, सोच के मैं तो बच ही जाऊंगा। ठीक है, आपने गलती कर दी, आप कह रहे हो मैंने करी नहीं, मना कर दिया साफ साफ, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे मेरी कोई गलती है, आप किसी और पे भी नहीं डालते, रैशनलाइजेशन में तो आप किसी और पे डालते हो, यहाँ आप सीधा मना ही कर रहे हो। मीठा खाने से डायबिटीज होगी, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं होगी, साफ मना कर रहे हो, डिनायल, मना कर दिया। रिग्रेशन, अब रिप्रेशन में मैंने आपको अभी बताया, रिप्रेशन के केस में क्या होता है, आप दबाते हो, प्रेस करते हो। रिग्रेशन के केस में क्या होता है, री प्लस ग्रेस, मतलब पास्ट में जाना, इसका कीवर्ड है अतीत में पहुंच जाना। रिवर्टिंग टू अर्लियर बिहेवियर, यानी अपने अतीत में पहुंच जाना, अपने पास्ट को याद। एक लड़की की नई नई शादी हुई, अपने इन लॉस के घर में आ गई, रात को पिल्लो को हक करके अपने मम्मी पापा को याद कर रही, मोबाइल में अपनी पुरानी वीडियोस देख रही है कि मैं मम्मी पापा के साथ ऐसे करती थी, भाई बहनों के साथ ऐसे खेलती थी, यानी वो अपने अतीत में जा रही है। आज क्या है, आज उसका मन नहीं लग रहा, अब उस थॉट को हटाने के लिए वो क्या कर रही है, अपनी पुरानी यादें याद कर रही है। जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप एक कमरे में पिल्लो को हक करके ऐसे बैठ जाते हो, क्योंकि आप उस स्ट्रेस को हटाने के लिए पुरानी कोई भी चीज को याद करने की कोशिश करते हो। क्लियर? प्रेस मतलब दबाना अनकॉन्शियस माइंड में, रिग्रेस मतलब पास्ट में चले जाना, अतीत में चले जाना, ताकि इस समय जो आपको टेंशन है वो एकदम खत्म हो जाए, एंड। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टर देखा है टीवी, प्रोजेक्टर कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी चीज होती है वो स्क्रीन पे आने लग जाती है, एम आई राइट? प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, अनुमान, प्रोजेक्शन मीन्स अनुमान। मूवी हॉल में जाते हो, स्क्रीन पे वही मूवी दिखती है जिसकी सीडी चल रही है, उसी तरह क्लास में आपने देखा है बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है, टीचर के लैपटॉप पे जो मूवी आती है वही चीज आपकी स्क्रीन पर दिखती है, इसे कहते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर तो सबने सुना है ना, प्रोजेक्शन। यानी आपके अंदर जो फीलिंग्स है आप दूसरे में भी वही फीलिंग्स देखते। कभी ऐसा तो नहीं हुआ सीडी आपने डीडीएलजे की लगाई और पिक्चर चल रही है, कुछ कुछ होता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसे ही टीचर ने अगर लैपटॉप पे चलाया है कोको मेलन की राइम्स, तो स्क्रीन पर भी कोको मेलन की राइम्स ही दिखेंगी, है ना। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है अनुमान, जैसे आप हो आपको दुनिया वैसी ही दिखती है। आप अपने हस्बैंड को चीट कर रहे हो तो आपको लगता है आपके हस्बैंड भी आपको चीट कर रहे हैं। आप दुनिया में सबको झूठ बोलते हो तो आपको लगता है दुनिया भी आपको झूठ बोलती है। कहते हैं ना, आप जैसे हो आपको दुनिया वैसी दिखेगी, आप पॉजिटिव हो तो आपको दुनिया पॉजिटिव दिखेगी, आप नेगेटिव हो तो आपको भी दुनिया नेगेटिव दिखेगी। यानी आप अपने अनएक्सेप्टेबल थॉट्स के लिए क्या कहते हो कि ये मेरे अंदर है, इसका मतलब है सामने वाले के भी अंदर है। मैं लोगों को झूठ बोल रहा हूँ, ये गलत चीज है, आप उसको कवर अप कैसे करते हो, लोग भी मुझे झूठ बोलते हो। अब आप बोलोगे मैम इसमें और जस्ट रैशनलाइजेशन में क्या फर्क है? रैशनलाइजेशन में आप सेम फीलिंग दूसरे पे नहीं डाल रहे, आप कह रहे हो मेरा पेपर में इसलिए फेल हो गया, एग्जामिनर ने मुश्किल बनाया, सेम फीलिंग्स तो नहीं है। यहाँ क्या होता है, आपकी जो फीलिंग है वही सेम फीलिंग दूसरे पे डाल, मैं झूठ बोलता हूँ क्योंकि वो भी मुझे झूठ बोलता है, मैं चीट कर रहा हूँ क्योंकि वो भी मुझे चीट कर रहा है।
तो आप अपने आप को सेव करने के लिए कहते हो वो भी मेरे साथ यही कर, मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला, मेरा दोस्त भी मुझे झूठ बोलता है कि उसकी तैयारी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, आप जान रहे हो कि आप उसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो ये कह के कि क्या पता वो भी मुझे झूठ ही बोल। क्लियर? सो प्रोजेक्शन मीन्स आप जैसे हो आप दुनिया को वैसे ही देखते हो। अगर आपकी सीढ़ी डीडीएल से गया तो आपको दुनिया में भी डीडीएल से दिखेगा। आपकी सीढ़ी अगर कुछ कुछ होता है तो दुनिया की सीढ़ी भी आपको कुछ कुछ होता है दिखेगी। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। कितनी अच्छी चीज है बौद्धिकता, यानी बुद्धि का प्रयोग। देखो सब चीजों का कीवर्ड छुपा है अंदर। इंटेलेक्चुअलाइजेशन मतलब बुद्धि का प्रयोग करना, जहां पर आप ये सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यानी जब आपके दिमाग में आया कि जेआरएफ नहीं होगा, आपने उस थॉट को हटाया नहीं, आपने अपने आप से क्वेश्चन आंसर्स किए कि मेरा जेआरएफ क्यों नहीं होगा, इसके पीछे के रीजंस क्या है। यानी आप अवॉइड थिंकिंग नहीं करते, आप अवॉइड नहीं करते, आप तनावपूर्ण के बारे में सोचने से बचने की अनुमति नहीं देते, बल्कि इस पर बौद्धिक तरीके से ध्यान करते। यानी आप अवॉइड नहीं करते उस थॉट को, आप उस पर फोकस करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे दिमाग में सोच क्यों आ रही है, मेरा एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ। बजाय कि औरों पे दोष डालने के आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप अपने आप से सवाल जवाब कर रहे हैं। सो इवन दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म, बट ये एक करेक्ट तरीके से चलता है। क्लियर? तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारे। रिप्रेशन का कीवर्ड है दबाना। दबाना मतलब आप थॉट को बोलते हो हट जाओ, अनकॉन्शियस माइंड में उसे दबाने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो मेरी सोच वापस ना आए। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है रीजन देना। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है ऑपोजिट तरीके से बिहेव करना, प्यार करते हो गुस्सा दिखा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन गलत तरीके से। डिनाइल का मतलब होता है सीधी तरह मना कर दिया, भाई सिगरेट तेरे लिए हानिकारक है, मेरे लिए नहीं होगी। रिग्रेशन का मतलब होता है अतीत में चले जाना, अर्लियर बिहेवियर। सब्लिमेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन सही तरीके से। प्रोजेक्शन मतलब सीडी, जो सीडी आपके अंदर है वही दूसरे में, आप झूठे आपको दुनिया भी झूठी लगेगी। एंड लास्ट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी समझ का प्रयोग, अपने आप से सवाल जवाब करना ऐसा क्यों हुआ। सो आई होप आज ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, which defense mechanism involves taking out frustration on people or object that are less threatening। यानी आप उन लोगों और वस्तुओं पे निशाना निकालते हो, निराशा निकालते हो जो कम खतरनाक लगते हैं। यानी आप एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह पे निकालते हो। फ्रस्ट्रेशन मतलब एक जगह का गुस्सा, और आप किस पे निकाल रहे हो, जिससे आपको कम डर लगता है, लेस थ्रेटनिंग। यानी कम डर लगता है लेकिन है तो ये गलत बात ना, और एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह पे निकालना और वो गलत बात हो तो उसको आप क्या कहोगे, डिनायल नहीं हो सकता, रैशनलाइजेशन नहीं हो सकता, रिग्रेशन नहीं हो सकता, आंसर इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? और अगर यहाँ पे सब्लिमेशन आता तो आपको ये देखना होता कि सोशली एक्सेप्टेबल वर्ड लिखा, बट यहाँ नहीं लिखा तो आंसर विल बी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन, यानी दोबारा से स्थापना कहीं और। डिफेंस मैकेनिज्म होते क्या है, व्हाट आर डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसका तो आपको कीवर्ड पता ही होना चाहिए, रक्षा तंत्र क्या होते हैं। यहाँ लिखा है कॉन्शियस, ये तो गलत आंसर होगा। यहाँ लिखा है कॉन्शियस, ये तो गलत आंसर होगा। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, आप एंजाइटी टेंशन स्ट्रेस से खुद को फ्री करते हो, लेकिन कैसे, अनकॉन्शियसली। और फ्री कौन करता है, कौन आपकी हेल्प करता है, ईगो। ठीक है, कॉज एंजाइटी नहीं, चिंता का कारण नहीं बनती, बल्कि आपको प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
अचेतन प्रक्रियाओं जो लोगों को चिंता देती है उससे बचाती है, चिंता से बचाती है। प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एंजाइटी। और अगर ईगो लिखा होगा तो आपने वही पिक करना है, ईगो और अनकॉन्शियस, दो कीवर्ड है। और तीसरा कीवर्ड प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स आउटराइट रिफ्यूजल टू एडमिट दैट समथिंग हैज अकर्ड और करंटली अकरिंग। यानी आप स्वीकार करने या पहचानने से इनकार कर देते हो, यानी आप मना कर देते हो। यू से नो, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मैंने कोई गलती नहीं करी। तो डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ये हो नहीं सकता। रैशनलाइजेशन होता है रीजन देना, रीजन दिया नहीं गया। रिग्रेशन होता है पास्ट में जाना, यहाँ कहीं नहीं लिखा। मना करना इज डिनाई, इनकार कर देना। हिंदी में तो डायरेक्ट कीवर्ड मिल रहा है। Which defense mechanism involves keeping out information out of conscious awareness? तो आप उसे कॉन्शियस अवेयरनेस में आने नहीं देते, आप उसको अनकॉन्शियस में ही रखते हो, आप उसको कॉन्शियस में आने नहीं देते। यानी आप कॉन्शियस से उसको कहां ले जा रहे हो? अनकॉन्शियस में। यानी आप उसको क्या कर रहे हो? दबा रहे हो। तो सप्रेशन क्या होता है? सप्रेशन तो यहाँ है ही नहीं, सप्रेशन तो हमने ऐसा कोई डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा ही नहीं है। आप उसको आउट कर रहे हो कॉन्शियस से, तो सप्रेशन तो होगा ही नहीं क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है। सब्लिमेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, बट सोशल वे में, करेक्ट वे में। प्रोजेक्शन होता है जो मेरी सीडी है मुझे वही सब में लिखती है, ये भी नहीं लिखा। आप क्या कर रहे हो? उसको दबा रहे हो। दबा मतलब री प्लस प्रेस, प्रेस मीन्स रिप्रेशन, दमन करना। क्लियर टू एवरीबॉडी? कितने इजी हो गए ना क्वेश्चंस, बस आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। सो आई होप ये पूरा का पूरा डिफेंस मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन। अब हम मिलेंगे संडे को। संडे को कहाँ जुड़ेंगे? 6 PM जुड़ेंगे, वो भी कहाँ पर? यूट्यूब पर। कहाँ पर जुड़ेंगे? यूट्यूब पर। ठीक है, तो गलती से भी कल 12 बजे के इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन, प्लीज डू नॉट मिस दिस सेशन। इट इज 100% गोइंग टू कम इन द एग्जाम, बिल्कुल आएगा एग्जाम में, इसलिए गलती से भी इसको मिस मत कीजिएगा। अब सुन लीजिए आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है। आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है, आपने मुझे बताना है कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में क्या डिफरेंस है। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी चेतन और अचेतन के बीच में क्या फर्क है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और मैं देखूंगी किस किसने आंसर किया है। चेतन और अचेतन के बीच में क्या फर्क है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के बीच का डिफरेंस। आई विल सी हु हैज रिटन द आंसर। एंड कल 12 बजे मेरे साथ जुड़ जाइएगा, 12 बजे मेरे साथ जुड़ जाइएगा यूट्यूब पर। सॉलिड 100 सवाल जो डायरेक्ट मॉक टेस्ट से निकले हैं, क्लियर, एनटीए मॉक टेस्ट से। तो 12 बजे जुड़ना है यूट्यूब पर कल संडे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।